अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इंग्लिश 201 आपका सेकंड लेसन जो है हाफ कवर किया था, जिसमें आपको इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन के बारे में बताए थे। मतलब आपने फॉर्मली या इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है, वो सारे हाफ लेक्चर में बताई थी। अब नेक्स्ट हाफ लेक्चर आपका जो है मेकिंग फॉर्मल प्रेजेंटेशन है। फॉर्मल प्रेजेंटेशन आपने देनी है और इसमें द मटेरियल ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कोई रेलेवेंट बात नहीं करनी। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स में बैठे हुए बात कर लेते हैं, वैसी चीज़ नहीं हो कि फॉर्मल आपने प्रेजेंटेशन देनी है एंड टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आपने जो चीज़ बतानी है, जो बात करनी है, वो आपने टू द पॉइंट बात कर देनी है, कोई इरेलीवेंट बात नहीं करनी। in addition to the obvious things like content and visual aids, लेकिन हम लोग जो है कंटेंट ऐसा चुन सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए कि बहुत ज़्यादा लोगों से मुतासिर हों, और साथ ही साथ विजुअल एड्स जो हमारी पिक्चर्स वगैरह होती हैं या वो मल्टीमीडिया हम लोग यूज़ करके जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं द फॉलोइंग आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द ऑडियंस विल बी सब कॉन्शियसली टेकिंग दैम इन। आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करता है प्रेजेंटेशन में, चाहे वो फॉर्मल प्रेजेंटेशन हो या आपकी इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन हो। तो इनफॉर्मल में फिर भी आपकी जो है अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस इतनी जो है मैटर ना भी करे, लेकिन फॉर्मल प्रेजेंटेशन में बहुत मैटर करती है, क्योंकि फॉर्मल में आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझानी होती है। इनफॉर्मल में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर बैठे हों तो अपीयरेंस आपकी थोड़ी सी अच्छी ना भी हो तो बात चल जाती है। वॉइस क्या होगी, हाउ यू से इट एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट यू से। क्या आपने कहना है उतना ही ज़रूरी है, जो आप कह रहे हो वो साफ़ होना चाहिए, वो भी इतना क्लियर होना चाहिए कि आपकी वॉइस लोगों को साफ़ आ सके, उनको आपका बोला हुआ जो वर्ड बोल रहे हो आप वो समझ आ जाए। बॉडी लैंग्वेज सब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट एंड समथिंग अबाउट विच मच हैज़ बीन रिटन एंड सेड। बॉडी लैंग्वेज मतलब हम लोग जो अपने आई कांटेक्ट करते हैं लोगों के साथ, या अपनी जो है स्पीच देते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए अपने हैंड्स और जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी। इन अ सेंस योर बॉडी मूवमेंट्स, जो हम लोग मूवमेंट्स करते हैं हैंड्स के, और एक्सप्रेस व्हाट योर एटीट्यूड्स एंड थॉट्स रियली आर। हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं ना, हमारी हाथ की जो मूवमेंट होती है या आइज़ की मूवमेंट्स फ्लक्चुएट होना, हमारी आवाज़ जो है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी हम लोग किसी बात पर ज़ोर दे के बोलते हैं और कोई हम लोग बात हल्के से धीमी आवाज़ में बोल देते हैं, तो वो जो एटीट्यूड होता है, वो जो हमारा हल्का बोलना, थोड़ा सा दबाव दे के बोलना, वो हमारी जो अपनी थॉट्स होती हैं, हमारी जो अपनी सोच होती है, वो लोगों तक पहुंचती है कि हम लोग क्या आखिर सोच रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अपीयरेंस फर्स्ट इम्प्रेशन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस एटीट्यूड टू यू। वो जो बात कहते होते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वही बात यहाँ पे अपीयरेंस के लिए है कि आप अगर प्रेजेंटेशन देने आ रहे हो, आपको बुलाया गया है और पहली नज़र में आपको ऑडियंस देखे और आपके जो कपड़े मैले कुचैले हों और आपके बाल कंघी ना, तो बहुत बुरा असर पड़ता है कि हाँ जी, इसकी तो ख़ुद अपनी हालत ठीक नहीं है, तो ये हमें क्या कोई प्रेजेंटेशन देगा या हमें क्या कोई चीज़ जो है समझाएगा। तो ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन, और आपका ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए, पता चले कि आप प्रेजेंटेशन देने आए हैं और आप कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं। एज इन द केस विद द मोस्ट पर्सनल स्किल्स, ऑरल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी टॉट। जब तक आपके पास पर्सनल स्किल्स नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपको ये नहीं पता कि आपने जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो किस लहजे से बात करनी है, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये चीज़ नहीं पता, तब तक आप लोगों को ऑरल कम्युनिकेशन जो है या प्रेजेंटेशन जो है वो हो ही नहीं सकती इतनी बेटर। तो इंस्ट्रक्टर कैन ओनली पॉइंट द वे, और आपको बहुत सी ऐसी इंस्ट्रक्टर से मिलना चाहिए जिनको ये चीज़ें पता हों, जिनसे आप लोग गाइड ले सको। सो as always, practice is essential, both improve your skill generally and also to make the best of each individual presentation you make। तो जितनी आपकी
प्रेजेंटेशन अच्छी करवाना चाहते हैं आपको सारी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस, आपका अपीयरेंस, आपका बोलने का स्टाइल जो है वो सारा बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, जो आप बात कह रहे हो उनके दिल में जाके लगे, दिल पर जाके लगे, और वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाए। अब इसकी एग्जांपल जो है वो सिंपल मैं कहूँ, प्रेजेंटेशन तो नहीं है ये, खैर वो जो लोग आते होते हैं, हाँ जी हम लोगों ने साबुन बनाया है, ये साबुन आप लोग ले लें, इसका इतनी अच्छी झाग होती है, इसकी प्राइस कम है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, ये फलां फलां, इतनी उसकी बड़ाई करते हैं उस चीज़ की, इतनी अच्छाई करते हैं कि जो सुनने वाला होता है वो ख़ुद उसकी तरफ माइल होके वो चीज़ लेने पर मजबूर हो जाता है। तो ये क्या है, ये उनकी प्रेजेंटेशन है कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के आगे, ताकि लोग उनकी चीज़ लें। साथ साथ कह देते हैं आप ये वाला इतने पैकेट लेंगे हमारे सर्फ के, तो हम लोग आपको कुरंदाजी में शामिल कर लेंगे, आपके जी अवन निकलेगा, फलाना फ़ैन निकलेंगे, फलाना टाइम का पता नहीं क्या क्या निकलेंगे, तो लोग जो है उनकी तरफ माइल होते हैं। तो ये सारी चालाकियाँ होती हैं, ये सारी ट्रिक्स होती हैं लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। आप ज़ाहिर बात है हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन करनी है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन है, तो ज़ाहिर बात है उसकी प्रिपरेशन भी तो करनी होगी आपको। तो प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली। आप जो चीज़ बोलना चाह रहे हो उसको बहुत लॉजिकली क्रिएट करो, बहुत लॉजिकली लिखो। लॉजिक वही बात आ गई कि हाँ जी हम लोग आप क्या वो जो सर्फ मैं पीछे एग्जांपल दे रही थी, वो लॉजिक देते होते हैं कि इसकी झाग बहुत अच्छी आती है, इसमें हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ की है, बहुत अच्छा है ये, और केयरफुली इतना अच्छे अंदाज से बोलें, केयरफुली बोलें कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किसी को बुरी लगे ही ना। जस्ट एज यू वुड फॉर आर रिटन रिपोर्ट, जैसे आप रिटन रिपोर्ट लिखने के लिए करते हो, सेम ऐसे ही लॉजिकली और केयरफुली बोलना पड़ता है अपनी प्रेजेंटेशन में। दो ऑब्जेक्टिव, ये दो चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं। वो क्या होती है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉक, कि आप लोग किस मकसद के लिए बोल रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉक, आपके मेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए उस टॉक के लिए, उस बात के लिए। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ दीज टू थिंग्स एज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एज योर स्टार्टिंग पॉइंट आपने लिस्ट बना लेनी है कि आपने क्या क्या चीज़ किस लिहाज से बोलनी है, स्टार्ट में क्या बोलना है, एंड पे क्या बोलना है, मिडल में क्या बोलना है, स्टार्ट के बाद क्या बोलना है। राइट आउट द प्रेजेंटेशन इन रफ जस्ट लाइक अ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ए रिटन रिपोर्ट। वैसे ही आप जैसे रिटन रिपोर्ट में लिखते हैं, हम लोग पहले एक दफ़ा सिंपल रिटन फॉर्म में लिखते हैं, अपने पॉइंट्स को सिर्फ बयान कर देते हैं रिटन फॉर्म में, उसके बाद उसको री राइट करते हैं और पॉइंट्स को उनकी सही ऑर्डर पे रखते हैं। फिर क्या होता है, आप जब उनको एक सीक्वेंस पे रखते हो, कौन सी बात किस जगह पे या किस पॉइंट पे कहनी है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं या आपको अच्छी नहीं लग रही होती, उनको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले उसको रफ पेज पे लिखा है, रफ एज अ रफ लिखा है, और उसके बाद हम लोग उसको नीट करेंगे। चेक दैट द स्टोरी इज़ कंसिस्टेंट एंड फ्लो स्मूथली। और आपने ये भी चेक करना है, जब आपने दोबारा से उसको रीराइट कर लिया है, दोबारा से देख लिया है, इररेलेवेंट या जो बात आपने करनी है या प्रेजेंटेशन देनी है उसके बरक्स जो भी बातें आपने लिखी थी पहले, उनमें से वो सारी बातें निकाल दें। और उसके बाद क्या करना है, अब आपने दोबारा उसको स्टोरी को देखना है और देखना है कि आपकी जो बात चल रही है वो कंसिस्टेंटली चल रही है, आप बात से हटे तो नहीं है, आपका जो बोलने का स्टाइल आ रहा है या जो बात आप कर रहे हो उसमें कहीं आपका गैप आके कोई और बात तो नहीं स्टार्ट होगी। If there are things you cannot easily express, possibly because of some doubt, it is better to leave them unsaid. और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लोग अपनी बात का ज़्यादा इजहार नहीं कर सकते या अपनी बात को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेहतर है कि आप उस बात को छेड़ो ना जिसमें आपको कोई शक हो कि हाँ जी मैं शायद इस बात को ज़्यादा एलेबरेट ना कर सकूं, ज़्यादा इसको डिटेल में ना बता सकूं, और जो है मेरी बात मेरे पर उलट हो जाए, ऑडियंस जो है उस बात को ज़्यादा सीरियस ना ले। नेवर रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। ये बात जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने
कभी भी ये नहीं करना कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपका फेस हमेशा नीचे नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आपको सारी चीज़ जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है वो ऑलरेडी आपको याद हो, आपके माइंड में हो, और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी आइज़ जो हैं या आपकी आंखें जो हैं वो ऑडियंस की आंखों में जो वो कहते थे ना आई कांटेक्ट हो वो होना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि ये जो चीज़ बोल रहे हैं या ये जो बात कह रहे हैं ये सिर्फ एक लिखावट या वो कहते थे ना धोखा देने के लिए नहीं है, इनके माइंड में ये बात है और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि कहीं और से किसी और ने लिखी हुई चीज़ आपको दे दी है। इट इज़ आल्सो अनवाइज टू हैव द टॉक रिटन आउट इन डिटेल एज अ प्रॉम्प्ट शीट। वही बात बार बार है, चांसेस आर यू विल नॉट लोकेट द थिंग यू वांट टू से अमंगस्ट ऑल द अदर टेक्स्ट। वही बात है, इसको रीड कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है मेकिंग द प्रेजेंटेशन। अब सारी बात है, आपने प्रेजेंटेशन करनी है, देनी है, उसको बनाना भी है। अब बनाने से पहले मैंने आपको क्या ऊपर पढ़ाया है, प्रिपरेशन। आप उसके लिए तैयारी करेंगे, अब उसको बनाना है, प्रेजेंटेशन को बनाना है। वो कैसे बनाना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है आपने, ग्रीट द ऑडियंस। सबसे पहले काम क्या करना है कि आपने जब प्रेजेंटेशन बनानी है या लिखना शुरू करना है तो ग्रीट करना है ऑडियंस को। जैसे हम लोग क्या देते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये आपकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, मैंने इधर से देख के बोली है। एंड टेल देम हु यू आर, और उनको साथ में बताना है कि हाँ जी आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कौन सी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग आपने अपने ही डिटेल देते हुए करनी है। गुड प्रेजेंटेशंस देन फॉलो दिस फार्मूला एंड टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। फिर आपने बताना है कि आप उनको क्या बताना चाह रहे हो या आपकी प्रेजेंटेशन देने का मकसद क्या है, आप क्यों प्रेजेंटेशन दे रहे हो और क्या बात उनको समझाना चाह रहे हैं। एट द एंड टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। और दोबारा लास्ट में आपने फिर से एक छोटा सा 5 मिनट का 3 मिनट का रिकॉल करवाना है लोगों को कि आपने ये प्रेजेंटेशन क्यों दी है और आपने उनको क्या बताया है। कीप टू द टाइम अलाउड, और साथ ही साथ टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी लंबी हो कि लोग थक जाएं, आपकी बात जो समझ आ रही थी वो भी कभी कभी ऐसा होता है, लोगों को छोड़ें, हम स्टूडेंट्स ही हैं, वो जो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, हम लोग स्टार्ट में जितने फ्रेश होते हैं वो चीज़ समझ आ रही होती है, एंड तक या थोड़ा आगे जाने से बहुत जो है स्टूडेंट्स डल हो जाते हैं, जो चीज़ समझ भी आई होती है वो भी भूल जाती है। तो वही बात यहाँ पे ऑडियंस के साथ होती है कि इतना ज़्यादा टाइम आपने अलाउ नहीं करना कि लोग जो हैं वो थक जाएं, और इतना ज़्यादा कम टाइम भी नहीं देना कि लोगों को चीज़ समझ ना आए। इफ़ यू कैन कीप इट शॉर्ट, अगर आप लोग कर सकते हो, आपको आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि हाँ जी आप शॉर्ट टाइम में अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, फिर तो ठीक है, आप शॉर्ट टाइम रख लें। इट इज़ बेटर टू अंडर रन देन ओवर रन। ये बेहतर है कि आप छोटे अरसे में टाइम अपनी जो है बात वो कवर कर दें, ज़्यादा टाइम ना दें। एज अ रूल ऑफ थम, allow 2 minutes for each general overhead transparency or PowerPoint slide you use, but longer for any that you want to use for developing specific points। ये जो पॉइंट है वही बात है कि आप अगर अपनी बात जो है लास्ट में किसी जो है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स के हेल्प से समझाना चाह रहे हो, वो जो 3 मिनट का मैंने कहा था कि आप दोबारा से बताएं उनको कि आपने उनको क्या बताया, पावर पॉइंट स्लाइड से समझाना चाहते हैं तो वो उससे समझा लें, लेकिन आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। 35 mm स्लाइड्स आर जनरली यूज्ड मोर स्पार्किंगली एंड स्टे ऑन द स्क्रीन लॉन्गर। ये आपका MCQs है। अच्छा, however the audience will get bored with something on the screen for more than 5 minutes। ये आपका MCQs है कि 5 मिनट से ज़्यादा टाइम तक जो स्क्रीन पे आपकी डिस्प्ले रहती है चीज़, उसे लोग बोर हो जाते हैं, और स्पेशली इफ़ यू आर नॉट एक्टिवली टॉकिंग अबाउट इट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो आप बोल भी नहीं रहे और आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट तक वो तस्वीर वो पिक्चर मौजूद है, नज़र आ रही है, ऑडियंस देख रही है, तो वो बोर हो जाएंगे।
So switch the display off or replace the slide with some form of wallpaper such as company logo. आपने क्या करना है, डिस्प्ले जो है वो ऑफ कर देना है, कुछ 1-2 मिनट दिखाया वो पिक्चर, और उसके बाद या तो आप उस डिस्प्ले को ऑफ़ कर दो, पावर ऑफ़ कर दो, और अगर आप नहीं ऑफ़ करना चाहते तो उस स्क्रीन पर आप कोई वॉलपेपर लगवा दो या कोई कंपनी का, अपनी कंपनी जिससे कि थ्रू आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसका लोगो लगा दो. स्टिक टू द प्लान फॉर द प्रेजेंटेशन. और आपने जो भी प्लान किया है प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपने उसको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, उससे हटना नहीं है. You will eat up time and could eat up in a dead end with no escape. वही बात है कि जितना आप टाइम कंज्यूम करेंगे, कम करेंगे, उतनी आपकी बातें जो हैं वो रह जाएंगी और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं होगी. 5 minutes are sufficient for clarification of points. 5 मिनट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनफ होते हैं अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए. प्रेजेंटेशन देने के बाद 5 मिनट बहुत हैं अपनी बात को दोबारा से लोगों के लिए क्लैरिफाई करने के लिए. द सेशन चेयरमैन में एक्सटेंड दिस इफ़ द क्वेश्चन बिकम्स इंटरेस्टिंग. और जो सेशन का चेयरमैन होता है वो इस टाइम को 5 मिनट को जो है ज़्यादा कर सकते हैं अगर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं ऑडियंस के दरमियान में. तो एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन आस्क इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चन. आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने वाली है, ऑडियंस ने जो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, अगर नहीं पूछे तो आप खुद अपनी प्रेजेंटेशन एंड करने से पहले कह सकते हो कि हाँ जी, ऑडियंस में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. अवॉइड बीइंग टर्स. व्हेन यू डू दिस द ऑडियंस मे फाइंड इट इंटीमिडेटिंग. मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग ये चीज़ इस तरह नहीं करते तो शायद उनकी जो माइंड में बात आ रही है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो या उनको जो है कहने में मुश्किल आ रही हो और वो झिझक रहे हो उनको हम लोग कैसे बात करें. आपका ये क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछना कि कोई क्वेश्चन है तो पूछें, उनको थोड़ी सी वो क्या कहते हैं हौसला आता है और लोग अपनी बात जो क्लियर नहीं है वो दोबारा से पूछ कर क्लियर कर सकते हैं. डिलीवरी गाइडलाइंस. आप जो डिलीवरी करना चाह रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस क्या क्या देनी है या आप कैसे डिलीवर अपना क्या कहते हैं क्या डिलीवर करते हैं प्रेजेंटेशन. आपने कैसे प्रेजेंटेशन करनी है डिलीवर, उसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने. वो हैं स्पीक क्लियरली. आप एक तो पहली बात है कि हम लोगों ने जो बोलना है वो साफ बोलना है. इतना ज़्यादा शाउटिंग है ना और इतना ज़्यादा ऐसा नहीं बोलना कि लोगों को समझ ना आए. नेक्स्ट है बी नेचुरल ऑल्दो नॉट कन्वर्सेशनल. आपने जो भी बात करनी है वो नेचुरल करनी है, कन्वर्सेशनल नहीं है कि हाँ जैसे हम लोग आम आपस में फ्रेंड्स में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी हम लोग अपनी आवाज़ को ऊंचा भी कर लेते हैं, तो ये चीज़ प्रेजेंटेशन में नहीं करनी. डेलिबरेटली पॉज एट द की पॉइंट्स. और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि अगर आपका कोई बहुत ख़ास पॉइंट है, बहुत ख़ास जो है पॉइंट आगे, वहाँ पे आपने रुकना है थोड़ी देर. जैसे हम लोग शेर पढ़ते हैं, पहला मिसरा जो है वो 2 दफ़ा पढ़ते हैं, फिर अगर दूसरा मिसरे में कोई मेन पॉइंट है उसको 1 दफ़ा पढ़ के थोड़ा सा गैप देके फिर आगे से स्टार्ट करते हैं. वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आता है. अवॉइड जोक्स. और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जोक्स को अवॉइड करेंगे. ज़्यादा जोक्स आपकी प्रेजेंटेशन को ऑकवर्ड कर देते हैं. ऑलवेज डिज़ास्ट्रस अनलेस यू आर अ नेचुरल एक्सपर्ट. ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन पे बैड इफ़ेक्ट डाल सकता है. अगर तो आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि आप ये जोक जो है यूज़ करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, फिर तो ठीक है. यूज़ योर हैंड्स टू एम्फसाइज पॉइंट्स बट डू नॉट इंडल्ज इन टू मच हैंड वेविंग.
आपने अपने हैंड्स को इस्तेमाल करो पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा उसमें डूब मत जाओ, वो कहते हैं ना, घुस नहीं जाना एक चीज़ में कि आपको बाकी किसी चीज़ का होश ही न रहे कि आपने करना क्या है या आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आस्क कोलीग्स ओकेजनली व्हाट दे थिंक ऑफ योर स्टाइल। आप अपने कोलीग से, अपने आसपास जो मैनेजर्स और ये सारे आपके कंपनीज़ के लोग हैं, उनसे कोलीग से पूछें कि आपका जो स्टाइल है बात करने का, आपके जो मूवमेंट्स हैं हाथों की, आइज़ की, वो कैसी है, अच्छी है या उसमें चेंजिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। लुक एट द ऑडियंस एज मच एज़ पॉसिबल। वही बात बार बार हो रही है कि जब भी प्रेजेंटेशन आपने देनी है, आपका ज़्यादा फोकस ऑडियंस की तरफ हो, ना कि उस पेज पे जिस पे आपने कुछ लिखा हुआ है। बट डू नॉट फिक्स ऑन एन इंडिविजुअल। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपकी नज़र ऑडियंस में तो होनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि ऑडियंस में एक इंसान बैठा हुआ है उसी की तरफ आपने पूरे 45 मिनट देख के अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। आपकी नज़र बार बार हर एक ऑडियंस पे जो मौजूद है आपके प्रेजेंटेशन दे सुनने के लिए, उसको आपने देखना है। एक ही जगह जो है ना नज़र नहीं अपनी जमा के रखनी। पिच योर प्रेजेंटेशन टूवर्ड द बैक ऑफ द ऑडियंस। और ज़्यादा आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो आवाज़ है या आपकी जो बात है या जो प्रेजेंटेशन है आप पावर स्लाइड्स के थ्रू दे रहे हैं या आपकी आवाज़ है, वो लास्ट में जो ऑडियंस है उस तक भी पहुँचे। ये ना हो कि आपकी बात सिर्फ आगे वाले लोगों तक महदूद हो और पीछे वालों को समझ ही ना आए। स्पेशली इन द लार्ज रूम्स, do not face the display screens behind you and talk to it। आपने ये नहीं करना कि आपकी स्क्रीन जो है वो आपके पीछे और आप उसके आगे बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी बैक पे है, स्क्रीन कवर हो गई है, स्क्रीन लोगों को नज़र नहीं आएगी। आप जो बात करें वो फिर ऑकवर्ड लगता है कि आप कहें हाँ जी आपको जो स्क्रीन में नज़र आ रहा है मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, और आगे उनको जो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि आप फ्रंट पे खड़े हो गए हैं। Also do not stand in a position where you obscure the screen। वही बात है, आपने स्क्रीन के सामने नहीं खड़ा होना, थोड़ा सा दूर खड़ा होना ताकि जो चीज़ आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो वो लोगों को नज़र आए। Avoid moving about too much। ये भी ख्याल रखना है कि इतना ज़्यादा आपने चलना नहीं है कि लोगों को, वो कहते थे ना, पूरी जगह आपको देखना ना पड़े सर घुमा के। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करो, लोग भी अपना सर जो है घुमा के आपकी तरफ लेके आए, दोबारा से आप पीछे आ जाओ, लोग अपना सर, इस तरह थोड़ा सा वो चीज़ जो है ऑकवर्ड लगती है, अच्छी नहीं लगती है। कह रहे हैं कीप एन आई ऑन द ऑडियंस बॉडी लैंग्वेज। आपने ये भी ख्याल रखना है ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज क्या है। अब ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज क्या है, जब आप खुद ऑडियंस मतलब स्टूडेंट्स को देख लें, जब टीचर्स जो हैं लेक्चर्स देते हैं तो स्टार्ट में उनका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खिला हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है लेक्चर दिया जाता है, एक टाइम आता है जब जमाइयाँ लेना शुरू हो जाते हैं, बच्चे ऐसे आंखें बंद हो रही होती हैं, बैठे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज है ऑडियंस की। आपने उनको देखना है कि कब वो बोर हो रहे हैं, कब आपने अपनी बात से उनको जगाना है, कब वो जो है ज़्यादा आपकी बात में इंडल्ज हो गए हैं, उनको अपनी बात से बाहर निकालना है ताकि वो ज़्यादा ना सोचें। when to stop and also when to cut out a piece of the presentation। लास्ट टॉपिक है आपका, हाँ जी लास्ट टॉपिक है यूजिंग विजुअलेट्स फॉर ओरल प्रेजेंटेशन। आप जो ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके लिए स्लाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं विजुअलेट्स के तौर पे। विजुअलेट्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। ज़ाहिर बात है जब ऑडियंस बैठी होती है सामने, तो अगर आप उनको चीज़ें पिक्चर्स के थ्रू दिखा रहे हैं तो उससे क्या होगा, लोग शायद आपकी बात जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। However, they must be relevant to what you want to say। लेकिन वो चीज़ भी रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी उस बात से जो आपने उस जगह पर करनी है। A careless design or use of a slide can simply get in the way of presentation। ये हो कि आप जो है बात कर रहे हो ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, और आपके जो पीछे स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही हो
वो नज़र आ रही हो कि आपने स्कूल में कैसे रहना, तो वो दोनों चीज़ें एक बहुत बुरा असर डालती हैं कि बात कुछ और हो रही है और आपको पिक्चर कुछ और दिखाई जा रही है। पॉसिबल विजुअल एड्स यू कैन बेनिफिट फ्रॉम, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, हमें ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओवर हेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज OHPs आपके पास मौजूद होनी चाहिए जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी हो। 35 mm स्लाइड्स होनी चाहिए उसमें लिए। कंप्यूटर प्रोजेक्शन होना चाहिए, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सच एज एक्सेल ETC। वीडियो और फिल्म, आपकी जो वीडियोस बन रही हैं वो उनको आपने बनाना है अच्छे तरीके से ताकि एक चीज़ जो है काफ़ी अच्छी रियल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ईदर हैंडल्ड फ्रॉम द स्पीकर्स बेंच आर पास्ड अराउंड, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप स्पीकर्स के चीज़ों से भी ले सकते हो, मतलब आपकी जो चीज़ अपनी है उनसे भी ले सकते हो या आपकी जो इर्द गिर्द का माहौल है वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। फ्लिप का चार्ट और ब्लैक बोर्ड भी मौजूद होना चाहिए। पॉसिबली यूज एज अ स्क्रैच पैड टू एक्सपेंड ऑन अ पॉइंट। लास्ट बात जो है वो क्या है बात, वो ये है कि कीप इट सिंपल। दो आपने जो चीज़ यूज़ कर रहे हो मल्टीमीडिया के लिए, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, ये जो भी चीज़ है उसको सिंपल नहीं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें कि आपको जब प्रेजेंटेशन देनी हो खुद ही ना समझ आए कि आपने किस बटन को प्रेस करना है और क्या चीज़ आपने करनी है। नेक्स्ट है मेक श्योर यू नो इन एडवांस हाउ टू ऑपरेट इक्विपमेंट्स। आपके पास जो चीज़ मौजूद है, ऑपरेटर है या आपके पास प्रोजेक्टर है, उसको आपने पहले से ही देख लेना कि उसको कैसे आपने ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, ताकि बाद में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब आपको कोई मुश्किल ना हो। व्हेन यू वांट पर्टिकुलर डिस्प्लेज टू अपीयर एंड व्हेन एंड व्हाट सिग्नल्स यू विल यूज़, वही बात है कि आपको चीज़ चलानी आती हो कि किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है। एडिट योर स्लाइड्स एज केयरफुली एज यू टॉक, और अपनी स्लाइड्स को उसी तरीके से मैनेज करें प्रोजेक्टर पे जिस तरह से आपने बात करनी है। इफ़ यू नीड टू यूज़ आ स्लाइड ट्वाइस, अगर कोई स्लाइड है जिसको आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है तो आप उसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और ये आपका MCQs है। स्लाइड्स एंड OHPs शुड कंटेन द मिनिमम इंफॉर्मेशन नेसेसरी। वो जो स्लाइड्स होती हैं उनका क्या काम होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो मिनिमम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसके थ्रू आपको स्लाइड्स के थ्रू बात बताई जाती है। दे स्पेंड टाइम रीडिंग द स्लाइड रादर देन लिसनिंग टू यू। अब एक बात और है कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो इतनी ज़्यादा दूर से, जाहिर बात है ऑडियंस जो है वो बैठी होती है तो उनको नज़र आनी चाहिए, इतनी क्लियर हो कि वो पार्ट्स उनको नज़र आए। जब क्लियर नहीं होगी तो वो सारा टाइम जो है उस स्लाइड को पढ़ने में लगा देंगे और आप जो बोल रहे होंगे वो बात आपकी वहीं पर रह जाएगी। ट्राई टू लिमिट वर्ड्स पर स्लाइड टू अ मैक्सिमम 10। आपके जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे स्लाइड के लिए, एक स्लाइड के लिए, वो मैक्सिमम 10 वर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट है टिपिकली यूज़ अ मिनिमम 18 PT टाइम्स न्यू रोमन ऑन OHPs है। मिनिमम 18 PT होना चाहिए। आपकी एक रोमन न्यू टाइम दिया उन्होंने, और इफ़ यू कैन रीड इन द OHP फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर विदाउट प्रोजेक्शन देन इट्स प्रोबेबली ओके। आप अगर प्रोजेक्शन के बगैर 2 मीटर के फासले से OHP को रीड करते हो तो इसका कोई इशू नहीं है। अवॉइड यूजिंग अ डायग्राम प्रिपेयर फॉर अ टेक्निकल रिपोर्ट इन योर टॉक। आपने अपनी जो बातचीत है उसमें जो टेक्निकल रिपोर्ट प्रिपेयर की हुई है डायग्राम के थ्रू, वो आप अवॉइड करोगे तो आपके लिए, आपके प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। ये आपका MCQs है। यूज़ कलर ऑन योर स्लाइड्स बट अवॉइड ऑरेंज और येलो। आपको कह सकते हैं कि आप कलर्स तो स्लाइड्स पे यूज़ कर सकते हो लेकिन कौन से अवॉइड कर सकते हो, ऑरेंज और येलो है। विच डू नॉट शो अप वेरी वेल व्हेन प्रोजेक्टेड।
जब प्रोजेक्टर आपका चल रहा हो या आपकी जो है स्लाइड्स दिखाई जा रही हो, तो ऑरेंज और येलो कलर जो है प्रोजेक्टर पे साफ नहीं आता, क्लियर नज़र नहीं आता. फॉर टेक्स्ट ओनली वाइट और येलो ऑन ब्लू इज़ प्लीजेंट टू लुक एट एंड ईजी टू रीड. और जब आपने कोई रिटन फॉर्म में बात लिखनी है तो वो वाइट या येलो हो ब्लू कलर पे, तो अच्छी से रीड हो जाती है बात और नज़र भी आती है साफ. इफ़ पॉसिबल कंसल्ट एन एक्सपर्ट सच एज द ऑडियो विजुअल सेंटर. आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो कंसल्ट करें किसी अच्छे जो है ऑडियो विजुअल सेंटर वाले से, कि वो आपको चीज़ें बताए और सारी चीज़ें अच्छे से समझा दें. On this point, this is another good reason for pointing to the screen when explaining a slide rather than pointing to the OHP transparency. आप जो है बात कर रहे हो स्क्रीन पे, वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो स्लाइड्स के थ्रू, लेकिन आपने पॉइंट जो करना है वो OHP की तरफ करना है. तो ये भी चीज़ जो है अच्छी होगी कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं. रूम लाइटनिंग शुड बी कंसीडर्ड. आपकी जो रूम लाइटनिंग है वो भी आपकी अपने कंट्रोल में होनी चाहिए. कब आपने लाइट को ऑफ़ करना है, कब आपने ऑन करना है. टू मच लाइट नियर द स्क्रीन विल मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी द डिटेल. ये चीज़ आपको भी पता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा लाइट रोशन कर देते हो कमरे में, तो आपका जो प्रोजेक्टर है उसकी चीज़ें आपको कम नज़र आएंगी, या डिटेल जो है उसमें जो जितनी स्लाइड्स हैं वो अच्छे से नज़र नहीं आएंगी. सेकंड जो बात है वो कम्प्लीटली डार्क रूम कैन सेंड द ऑडियंस टू स्लीप. अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरा कर देते हो तो लोग जो हैं उनको कुछ नज़र नहीं आना, तो उन्होंने सोने की तैयारी पकड़ लेनी है और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो फिर धरी की धरी रह जाएगी. ट्राई टू अवॉइड हैविंग टू कीप स्विचिंग लाइट्स ऑन एंड ऑफ. आपने क्या करना है कि आप अवॉइड करें इस बात से कि आप कभी ऑन करें लाइट को, कभी ऑफ़ करें. तो उससे क्या होगा कि कभी लोग जागेंगे, कभी सो जाएंगे, कभी जागेंगे, कभी सो जाएंगे. बट इफ़ यू डू हैव टू डू दिस, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, कभी ऑफ़ करनी है लाइट, कभी ऑन करनी है, नो वेयर द लाइट स्विचेस आर एंड हाउ टू यूज़ दैम. तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपने स्विच को ऑफ़ करना है, किस टाइम पे ऑन करना है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए. अल्लाह हाफिज़.